लाइट कैमरा एक्शन एंड गो। तो लेट्स स्टार्ट सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास शुरू करने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि इसको हम लोग पढ़ते क्यों हैं, सेंटर ऑफ मास को पढ़ते क्यों हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि इसके बाद, इस चैप्टर के बाद जो भी बॉडीज़ हम लोग को डील करने हैं, सारे बॉडीज़ पॉइंट मासेज नहीं कंसिडर किए जाएंगे, बल्कि उनका लेंथ, विड्थ, हाइट वगैरह दिया रहेगा। अभी तक हम लोगों ने जो भी चीज़ें पढ़ी थी उनमें मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोग बॉडी को पॉइंट मास माना करते थे, उनका लेंथ डायमेंशन जीरो माना करते थे, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। लेकिन अब जो भी बॉडीज़ आपको डील करने हैं, सारे बॉडीज़ के पास डायमेंशंस होंगे। तो बात ये आती है कि डायमेंशंस होने से बॉडी के एक फिजिकल इक्वेशन में, जो हम लोग फिजिक्स में इक्वेशन लिखने वाले हैं, उसमें डिफरेंस क्या आएगा, ये हम लोग को सबसे पहले जानना होगा। तो मान लिया जाए कि मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लिया जाए कि कोई पॉइंट मास है जो वो ग्राउंड पे रखा हुआ है, राइट। तो अगर ये ग्राउंड पे रखा हुआ है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। पोटेंशियल कितना बोल रहे हैं आप, जीरो। लेकिन वही अगर मैं ग्राउंड पे किसी रॉड को ऐसे रख दूँ, मैं दो तरीके से रॉड को रखता हूँ, एक केस में ऐसे रखता हूँ, दूसरे केस में मैं ऐसे रखता हूँ, राइट। तो दोनों पोजीशन में रॉड के पास सेम पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। दोनों केस में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि दोनों केस में रॉड के पास सेम पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर देखे जाए, यहाँ पर अगर हम लोग देखें फर्स्ट केस में, तो आपको दिखने से पता चल रहा होगा कि अगर हम लोग रॉड को डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करने के बाद हम लोग ये देख सकते हैं कि इसके सारे छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं वो सारे ज़मीन पे पड़े हुए हैं। और अगर ज़मीन पे, अर्थ पे पड़े हुए, तो हम लोग उसका मान सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, आपका ज़ीरो है। लेकिन अगर मैं सेकंड वाले रॉड की बात करूँ, केस सेकंड में आप देख सकते हैं कि इसको अगर मैं छोटे छोटे, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, तो जो नीचे का पार्ट है उसके पास तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, लेकिन जो पार्ट्स धीरे धीरे ऊपर होते जाएगा उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ होगा। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जो पार्ट नीचे आपका है, लोएस्ट पोर्शन पे, उस पार्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी आपका ज़ीरो होगा। और जो पार्ट आपका धीरे धीरे ऊपर की तरफ है, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे है आपका, उसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, राइट। मेरे को पता कैसे चला, तो आप एक काम कीजिए, इस डॉट को आप टिल्ट कर कर छोड़ दीजिए। तो आप जैसे इसको छोड़ेंगे, तो जैसे ही ग्राउंड पे आएगा, उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगा। मतलब क्या हुआ कि इसके पास शुरुआत में कुछ पोटेंशियल एनर्जी था आपका, और उसी पोटेंशियल एनर्जी के कारण इस जो ये जब नीचे गिरा, तो उसके पास आ चुका है अब काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट। तो इन्हीं सब कारणों से हम लोग बॉडी का सेंटर ऑफ मास पढ़ने की कोशिश करते, हम लोग याद करते उनका वैल्यूज़, कि आखिर अगर हम लोग को ऐसा कुछ सिचुएशन आया तो उस केस में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिख पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए, तो मैं सेकेंड डायग्राम, जो रॉड आपका है, सेकेंड डायग्राम में अगर आपसे पूछा जाए कि रॉड के पास, रॉड का सेंटर ऑफ मास का है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा जाए कि रॉड के पास पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो मैं क्या करूँगा कि हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि देखिए, आधा पोर्शन रॉड का आपका नीचे की तरफ है और आधा पोर्शन आपका रॉड का ऊपर की तरफ है। तो हम लोग ऑन एवरेज ये ले सकते हैं कि जो रॉड का पूरा मास है, पूरा मास जो है हम लोग ऑलमोस्ट सेंटर पे, इसके एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे मान सकते हैं, क्योंकि आधा मास नीचे आ चुका है और आधा मास क्या हो चुका है, ऊपर। तो एक्चुअली सेंटर ऑफ मास कुछ ऐसा ही पॉइंट होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर हम लोग ऑन एवरेज सारे मास को कॉन्सेंट्रेटेड मान सके। कोई भी डायमेंशन वाला आपका बॉडी दिया हुआ है, तो सारे मास को आप जिस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड ऑन एवरेज मान सकते हो, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोल देंगे, सेंटर ऑफ मास, करेक्ट। तो होप आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, जिसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं फिजिक्स में समझने के लिए यूज़ करने वाले हैं। बाकी का मैथमेटिकल डिफिनेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट। तो हम लोग अगर सिंपल वर्ड में बोलने की कोशिश करें, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इट्स अ पॉइंट वेयर इंटायर मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, राइट। तो हम लोग लिखते हैं इसको, इट इज़ अ पॉइंट where entire mass of the body supposed to be concentrated or situated, करेक्ट।
तो हम लोग एक ऐसे इस पॉइंट पे ऐसे पॉइंट की हम लोग बात करें जहाँ पर पूरे बॉडी का मास आपका कॉन्सेंट्रेटेड हो या सिचुएटेड हो, राइट। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास। तो ये आपका समझने के लिए जो फिजिक्स का डेफिनेशन है आपका ये हो गया। अब हम लोग इसको निकालेंगे कैसे। हर जगह तो आपको ऐसा है नहीं कि रॉड की तरह सिंपल सा बॉडी दिया रहेगा, हर जगह आपको हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड बॉडी, राइट। तो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ, हम लोग मैथमेटिकल डेफिनेशन जानने वाले हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास of system of particle, right, system of पार्टिकल, राइट। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल मतलब 1 2 3 4 जो भी पार्टिकल्स हैं, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल से सेंटर ऑफ मास हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अंडरस्टूड। तो हम लोग उसका सेंटर ऑफ मास अभी कैलकुलेट करने वाले हैं और उसको डिफाइन करने वाले हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं इसको, अब डेफिनेशन जो मैथमेटिकल डेफिनेशन हम लोग जैसे कैलकुलेट करते हैं ऐसा बोलते हैं कि इट इज़ अ पॉइंट अबाउट विच it is a point about which mass moment of entire body or system of particle ज़ीरो। तो हम लोग इसको ऐसा बोलेंगे कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ जिसके अबाउट मास मोमेंट ऑफ द बॉडी इंटायर बॉडी, मास मोमेंट ऑफ इंटायर बॉडी और द सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज ज़ीरो, राइट। तो ऐसा पॉइंट है, करेक्ट। तो अब देखिए, अब एक्चुअली इसमें जो आपको पॉइंट अब नया आ चुका है वो आ चुका है कि मास मोमेंट क्या होता है, मास मोमेंट, राइट। तो हम लोग अभी एक थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ेंगे कि मास मोमेंट क्या होता है किसी बॉडी का। तो अगर हम लोग लिखने की कोशिश करें मास मोमेंट, तो ये सिंपल सी बात है, कहीं भी अगर आपको मोमेंट निकालना हो, मास मोमेंट, तो कहीं भी अगर आपको मोमेंट निकालना हो, मोमेंट का मतलब ये होता है कि उसको आपको लेंथ से या पोजीशन से मल्टीप्लाई करना है। तो मास मोमेंट ऑफ एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज मास मोमेंट, हम लोग इसको बोल सकते हैं कि मास मोमेंट of any point mass is equal to what? Equal to product of mass and पोजीशन फैक्टर, राइट। तो ये जो है मास मोमेंट किसी भी पॉइंट का हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, एक मिनट थोड़ा इसको अच्छे से लिख लिया जाए। इज पॉइंट मास इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड पोजीशन फैक्टर, करेक्ट। एक्चुअली इस पेन में काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी होता है आपका। चलिए, तो इसको हम लोग मास मोमेंट बोलते हैं। तो अब हम लोग इस फार्मूला को यूज़ करते हो, मतलब अगर आपका कोई मास मोमेंट निकालना हो तो आपका जो मास मोमेंट हो जाएगा, मास मोमेंट एम का जो वैल्यू हो जाएगा मास इनटू पोजीशन वेक्टर, राइट। ये भी एक मास मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है आपका। हाँ, याद रखिए मैंने एम एक शॉर्ट नाम दिया, ऐसा नहीं कि मास मोमेंट को एम से डिनोट करेंगे आप। चलिए, इसको हम लोग क्या से डिनोट कर दिया है, कोई पी तो आपका ऑक्यूपाइड है, कोई आप एल वेक्टर हम लोग यूज कर सकते हैं मास मोमेंट, राइट। लेकिन ऐसा नहीं कुछ एल ऐसा होता है, इन लोगों ने कुछ नाम नहीं दे रखा है मास मोमेंट का, वो सिंपली एम आर होता है आपका मास मोमेंट, राइट। तो अब हम लोग अगर डेरिवेशन करेंगे डेरिवेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट। तो हम लोग अगर डेरिवेशन इसका करेंगे जो कि आपसे पूछता है एग्जाम्स वगैरह में, डेरिवेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, करेक्ट। तो हम लोग सेंटर ऑफ मास को कैसे निकालने वाले हैं, राइट, ये हम लोग को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स लेते हैं आपका, अभी हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को ही डिस्कस करने वाले हैं। m1 आपका मास हो गया, या आपका m2 हो गया, ये सपोज कीजिए आपका m3 हो गया। ऐसे दो ही काफ़ी है आपका, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर हो गया यहाँ से आपका r3 हो चुका है,
इसका जो पोजीशन वेक्टर है आपका हो चुका है R2 हो चुका है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर हो गया है क्या हो गया है आपका R1, राइट। तो इन तीनों का पोजीशन वेक्टर आपका R1 R2 R3 हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि मास मोमेंट। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट मास मोमेंट आपका क्या हो, तो जीरो हो, राइट। तो अगर हम लोग उसको दिखाने की कोशिश करें तो सपोज कीजिए कि सेंटर ऑफ मास आपका यहाँ है, इस पॉइंट को हम लोग वर्चुअली मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास। याद रखिए कि सेंटर ऑफ मास एक वर्चुअल पॉइंट होता है, ठीक है। एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है आपका सेंटर ऑफ मास। ऐसा नहीं कि सेंटर ऑफ मास पे सच पे सारा मास रहता है, नहीं। हम लोग इसको इमेजिन करते हैं कि सेंटर ऑफ मास पे पूरा मास आपका सिचुएटेड है, ऐसा नहीं कि होता है एक्चुअल में। हम लोग अब जैसे कि यहाँ पर अगर मैं मार रहा हूँ कि सेंटर ऑफ मास है आपका, तो यहाँ हम लोग ऐसा मार रहे हैं कि यहाँ इंटायर मास क्या है आपका, कॉन्सेंट्रेटेड है, करेक्ट। तो अगर इसको हम लोग को निकालना हो तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन हो चुका है आपका आर हो चुका है, राइट, या आरसीएम इसको मैं नाम दे दूं, तो आपका आरसीएम हो चुका है, करेक्ट। एक सेकेंड, हाँ। तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन हो चुका है, चलिए इसको हम लोग बनाते हैं कि R1 CM, राइट। सिमिलरली आप इसका पोजीशन मान लीजिए कि आपका हो गया R2 CM। सेंटर ऑफ मास से इसका जो पोजीशन हो चुका है आपका, सपोज कीजिए कि R3 CM हो चुका है, राइट, करेक्ट। तो ये आपका R1 CM, R2 CM और R3 CM हो गया। अब एक्चुअल फार्मूला क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं कि M1 RCM जो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जिसके अबाउट आपका मास मोमेंट क्या होने वाला है, जीरो। यहाँ पर इरिटेट नहीं हो, आपको ध्यान से थोड़ा सोचना होगा कि ऐसा पॉइंट जिसका आउट मास मोमेंट जीरो हो। तो अगर आप सोचिए कि ये अगर RCM जो है आपका, ये ऐसा पॉइंट है जिसका आउट मास मोमेंट जीरो है, तो इस पॉइंट के अबाउट जो मास मोमेंट होगा तीनों मासेज का, वो कितना होगा, तो तीनों मासेज का M1 मास का जो होगा M1 इंटू M1 का पोजीशन वेक्टर क्या है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, तो आपका R1 CM है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट उसका जो मास मोमेंट है M1 R1 CM है, राइट। फिर दूसरा आपका लिखिएगा M2 सिमिलरली है आपका R2 CM, राइट। प्लस थर्ड में आप लिखेंगे तो होगा आपका M3 इंटू R3 CM, राइट। तो यहाँ मैंने तीन ही पार्टिकल्स लिए हैं, तो तीनों का मास मोमेंट कंबाइंडली क्या होना चाहिए, जीरो। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मास मोमेंट पॉइंट मासेस का कितना होना चाहिए, जीरो। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मैंने मास मोमेंट यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए हम इसको क्या करें कि M1 R1 CM को हम लिख सकते हैं कि R1 माइनस RCM, राइट। जैसे कि VAB को क्या हम लिखते हैं कि VA माइनस VB, तो R1 CM को क्या लिख सकते हैं M1 R1 माइनस RCM। मैं आपको लिख देता हूँ कि VAB को आप क्या लिखते थे VA माइनस VB। सिमिलरली RAB को क्या लिखते थे RA माइनस RB। तो सिमिलर तरीका मैं यहाँ भी यूज कर रहा हूँ आपका। तो इसको आप लिखेंगे प्लस आप लिखेंगे M2 इंटू R2 माइनस RCM, करेक्ट। पुट द वेक्टर साइन प्लस M3 इंटू R3 माइनस RCM, राइट। So combinedly all of these will give us equivalent to 0, right? तो हम इसको लिखने वाले हैं M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 is equal to M1 plus M2 plus M3, right, into RCM. So the value of RCM we will get as M1 R1 plus M2 R2 plus M3 R3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, राइट। तो ये आपका हो जाएगा RCM का फॉर्मूला। सिंपल सा फॉर्मूला आपको ध्यान रखने हैं, राइट। तो ये ऐसे हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब देखिए एक बात और मैं बता दूं कि यहाँ क्या होता है कि RCM कहने मतलब R जो हो गया आपका क्या है पोजीशन वेक्टर। जो R आपका होता है, कहीं भी अगर आप पोजीशन लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं आप एक्स आई कैप एक्स कोऑर्डिनेट का, फिर वाई जे कैप प्लस जेड क्या लिखते हैं आप के कैप, राइट। तो आप तीनों को सेपरेट यूज करेंगे। तो जैसे आपको XCM निकालना हो तो आप क्या लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ R आप यहाँ भी लिख सकते हैं कि M1 X1 प्लस M2 X2
प्लस m3x3। मतलब आप क्या कर सकते हैं कि आपको पता है कि वेक्टर को हम लोग सेपरेटली डील कर सकते हैं, तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ पुटिंग ऑल आई कैप जे कैप के कैप टुगेदर, तीनों को एक साथ पुट करने से अच्छा है कि तीनों को हम लोग अलग अलग डील करें। तो अगर हम यहाँ पर लिखें तो m1 प्लस m2 प्लस क्या हो जाएगा आपका m3, राइट। सिमिलरली आपका YCM आपका हो गया m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस क्या लिख सकते हैं हम लोग m3 y3 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ मासेस लाइक m1 प्लस m2 प्लस m3। आप समझ चुके हैं। अब अगर आपको ZCM कैलकुलेट करना हो तो यही आप तरीका यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग x y z को तीनों को सेपरेटली यूज करते हैं। अगर हम लोग बात करें वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास, फार्मूला आसान है बिल्कुल। इस अपडेट के बाद ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो चलिए हम लोग को ज़्यादा पीछे नहीं जाना पड़ा। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट। तो अगर आपको निकालना हो, सपोज कीजिए कि वेलोसिटी, व्हाट विल द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट। तो यहाँ मैं हेडिंग दे देता हूँ एक कि वेलोसिटी ऑफ CM, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो वेलोसिटी अगर निकालना हो तो देखिए तरीका सिंपल है कि आप याद रखिए पोजीशन को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, वेलोसिटी। तो आप दोनों साइड, आप इस इक्वेशन को देख रहे हैं, जो इक्वेशन आपका ब्रैकेट में यहाँ लिखा हुआ है, इस ब्रैकेट के इक्वेशन को एक्चुअली मुझे दिखाना पड़ेगा। इस ब्रैकेट के इक्वेशन, इसको आपको याद रखना है। तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे, तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो RCM का डिफरेंशिएशन क्या है आपका, VCM। डिफरेंशिएट पोजीशन वेक्टर, तो अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो DRCM, लेफ्ट साइड में क्या हुआ, DRCM बाई dt, ये VCM हो जाएगा। राइट साइड में आपका मासेस तो कांस्टेंट है, तो dr1 बाई dt V1 आपका हो जाएगा, dr2 बाई dt V2 हो जाएगा आपका, और dr3 बाई dt आपका V3 हो जाएगा, राइट। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि VCM का जो वैल्यू आ जाएगा हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस आपका हो जाएगा m3 v3 डिवाइडेड बाई तीनों मासेस का समेशन m1 प्लस m2 प्लस व्हाट m3। तो ये आपका जो हो जाएगा RCM, VCM का वैल्यू हो जाएगा, करेक्ट। अगर आपका सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो हम लोग बात करें तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में, एक सेकेंड, हम लोग इसको थोड़ा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है और इसको थोड़ा हम लोग ऊपर कर लेते हैं, राइट। तो अगर हम लोग एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करें तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के केस में आपका फिर से डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका कितना आएगा, चलिए इसको हम लोग एक बार फिर से लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट। तो अगर आप एक्सेलरेशन ऑफ CM लिखेंगे तो आपका जो हो जाएगा वो आप लिखेंगे ACM इज इक्वल टू व्हाट, m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने के बाद दोनों साइड आपको क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। तो फार्मूला याद करना बिल्कुल ही सिंपल है, आप एक फार्मूला याद कीजिए, सारा का सारा फार्मूला याद, फार्मूला सेंटर ऑफ मास के केस में कोई नहीं भूलता, राइट। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन आपका यहाँ पर है। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ कि 2 पॉइंट मासेज ऑफ m1 एंड m2 आर सिचुएटेड एट पॉइंट्स P1 एंड P2, फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखिए सारा वैल्यूज दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना कितना आसान है इसमें, ये सबसे आसान चैप्टर है, आप ऐसा मान लीजिए। तो आपका m1 दिया हुआ है और उसके साथ m1 जो है आपका 2 kg है, चलिए kg लिख लिया जाए, और m2 जो आपका है 4 kg है, करेक्ट। तो r1 जो आपका है, आप आई कैप जे कैप पुट करें तो आई कैप प्लस 2j कैप माइनस आपका हो जाएगा k कैप, r2 जो होगा आपका 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। सो दिस इज द R2, राइट। सो इफ यू कैलकुलेट RCM, तो फार्मूला आपको शायद पता है,
शायद नहीं, आपको पता होना चाहिए M1R1 प्लस M2R2 डिवाइडेड बाई क्या होगा आपका M1 प्लस M2। यहाँ दो ही मासेज हैं, सिंपल सी बात है। तो चलिए हम लोग I और J को एक साथ पुट करते चलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो RCM आपका हो जाएगा M1 विच इज़ 2 kg, R1 इज I प्लस 2J माइनस K कैप प्लस M2 इज 4 kg 3I माइनस J प्लस 2 कैप डिवाइडेड बाई M1 plus M2 which is 2 plus 4, correct? So this is the value of RCM. Means if you calculate the value of RCM, you will get, I think you can add that, right? 2I plus 12J, तो कितना हो जाएगा 2I plus 12I 14I प्लस आपका 4J माइनस 4J प्लस 0J एक्चुअली हो जाएगा, मतलब J कैप में आपका 0 हो जाएगा। तो -2 के कैप की बात करें तो -2 के कैप प्लस 8 के कैप प्लस 6 के कैप divided by the total mass is 6 kg, and it means the value of RCM is now basically 7 I कैप प्लस आपका 6 के कैप, 7 I कैप प्लस 6 के कैप डिवाइडेड बाई 6, और यू कैन से द कोऑर्डिनेट ऑफ मीन्स जो आर आपका हो जाएगा PCM, आप पोजीशन आप बोले, बात सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन हो जाएगा आपका 7/6 वो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट आपका 0 होगा और जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 6/6, राइट। तो ये आपका कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है तो आपका ये आंसर हो चुका है, कोऑर्डिनेट आपका ये आंसर हो चुका है, राइट। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पे क्वेश्चन शुरू करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपका शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप फार्मूले को याद करिए, एंड थैंक यू एंड बाय बाय।